और आइए अब आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या दौरा रद्द होने के बाद पहली बार आज राज ठाकरे ने पुणे में एक रैली की और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की माफी की मांग पर उन्होंने सिर्फ सफाई पेश की। राज ठाकरे ने कहा कि उनका आंदोलन जो कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ था वो इसलिए था ताकि वो अपने राज्य में नौकरी पा सके। इतने सालों बाद सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और क्यों मुझसे माफी की मांग की जा रही है, सिर्फ ये सफाई दी राज ठाकरे ने। अयोध्या क्या अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? बृजभूषण शरण सिंह ने जो माफी की मांग की है उस पर क्या कहेंगे? इस चीज से साफ बचते नजर आए राज ठाकरे पुणे में आज अपनी रैली के दौरान। तो महाराष्ट्र में लगातार उत्तर भारतीयों के अपमान के विरोध में कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी आवाज उठाते रहते हैं और संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज राज ठाकरे ने जो रैली की है पुणे में, आपने सुना होगा, उत्तर भारतीयों के अपमान पर उन्होंने सिर्फ अपनी सफाई दी लेकिन माफी अब भी नहीं मांगी। आप क्या कहेंगे? ये मनसे ने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया था उत्तर भारतीयों के खिलाफ, तो वो महज उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं था। उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक, समझ लीजिए कि दंगा फसाद था। वो गरीब जो फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, इस तरह के गरीब लोग, तो उनकी पिटाई की गई थी और ये सब राज ठाकरे के इशारे पे हुआ था। और अभी कहते हैं कि वो महज अपमान था। और या फिर महाराष्ट्र के लोगों की नौकरी के लिए इस प्रकार की बात करें तो नौकरी के लिए मांग करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप किसी एक वर्ग के लिए नौकरी की मांग करते समय दूसरे वर्ग के ऊपर एक भयानक जानलेवा हमला नहीं कर सकते। और यह हमला एक बार नहीं हुआ, लगातार एक कार्यक्रम के तहत, एक मेरे कार्यक्रम के रूप में इस प्रकार के हमले होते थे। और इसलिए जब राज ठाकरे ने कहा कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, तो बेशक मैंने तो नहीं कहा कि अयोध्या मत जाइए, बिल्कुल जाना चाहिए अयोध्या उनको, और सभी को जाना चाहिए अयोध्या। जिसके मन में श्रद्धा उसको अयोध्या जाने का हक है। लेकिन अयोध्या जाने से पहले, राम की भूमि पे जाने से पहले, राम की भूमि से आए, उत्तर भारत से आए उत्तर भारतीयों को मुंबई में जिस प्रकार से प्रताड़ित किया मनसे के लोगों ने और राज ठाकरे के लोगों ने, उस प्रताड़ना के खिलाफ हमने आवाज उठाई। कहा सबसे पहले माफी मांगी, उन उत्तर भारतीयों से माफी मांगी है जिस उत्तर भारत में आप जा रहे हैं, जिन उत्तर भारतीयों से आप जुड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल जुड़ने की कामना रखना गलत नहीं है, लेकिन जुड़ने की कामना रखने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित राज ठाकरे को करना पड़ेगा। महज इतनी मांग है। और पापों का प्रायश्चित करना कोई गलत बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। यह हैरानी की बात है कि आप और वो दोनों एक ही साइड में खड़े नजर आ रहे हैं। आज राज ठाकरे से आप दोनों ये डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर भारतीयों का, जिनका आपने अपमान किया, जिनके खिलाफ आपने दंगा फसाद किया, उनसे माफी मांगे। अब आप ये बताइए कि राजनीति के मैदान में लगातार ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत लगी है। आज वही बीजेपी का जो सांसद है बृजभूषण, उन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या दौरे पर नहीं जाने दिया, एक तरह से पूरा विरोध किया, जिसके चलते उन्हें रद्द भी करना पड़ा। इसे आप किस नजर से देखेंगे? इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इस बात में शक नहीं है कि राज ठाकरे आज जो आंदोलन कर रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई है। बीजेपी के इशारे पर वो एक राजनीतिक मोहरा के तौर पे काम कर रहे हैं। पहले उन्हें लाउड स्पीकर हटाने की बात कही, जैसे ही कही उसके दूसरे दिन नितिन गडकरी जी उनके घर पे जा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, मानो कितना बड़ा पराक्रम किया हो। उसके बाद दानवे जी भी जा रहे हैं और उसके तीसरे चौथे दिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बहुत सारे लाउड स्पीकर खरीद के पूरे मुंबई में लोगों को बांटने की बात करे। तो ये समझ में आ गया कि राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के एक संयुक्त कार्यक्रम चला रही है, तो स्पष्ट था। दूसरी बात, राज ठाकरे अपना रंग ढंग और पूरा विचार बदलने के लिए कुख्यात है। 2019 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए राज ठाकरे ने सभाएं ली लोकसभा चुनाव में, और लाओ रे वीडियो लगाओ, और वीडियो लगा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दबा करके बोलते थे, खूब बोलते थे। और कांग्रेस के लोग भी बहुत तालियां बजाते थे। मैं भी चुनाव लड़ रहा था उस समय, मुझे बोला गया कि आपके यहां राज ठाकरे नहीं आएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 3-4 साल पहले, 3 साल, 2019 से लेकर 2022 के बीच 3 साल का मामला है, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की तमाम बुराइयों को ढूंढ करके लोगों के सामने पेश करता था और कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चला था। अचानक अभी पिछले 2-3 सभाओं में देख लीजिए, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं है। बीजेपी समय बदल गया ना, पार्टी लगती है। बल्कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जैसे आज उन्हें कॉमन सिविल जी नहीं, संजय निरुपम जी, समय बदल गया है। बदलना एक जो अलग बात जो पहले बीजेपी के साथ खड़े थे, अब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे, वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं
उद्धव ठाकरे निकले तो अब राज ठाकरे वहां आ रहे हैं। अब शिवसेना इधर सरकार में आ गई है, इसलिए एक हिंदुत्व का वैक्यूम क्रिएट हो गया है और उस वैक्यूम को, खालीपन को भरने के लिए राज ठाकरे वहां पे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करने की और हिंदुत्व की विचारधारा में साथ साथ चलने की उनकी इच्छा है, तो बिल्कुल उनकी अपनी इच्छा है और उस इच्छा पर हमारा कोई ऐतराज नहीं होगा, जब अनलेस एंड अनटिल वह बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने वाला ना हो। हर आदमी का अपना विचार होता है, पार्टी का अपना विचार होता है, लेकिन शिवसेना के खिलाफ वो तब भी थे, वो आज भी हैं। लेकिन तब कांग्रेस के साथ शिवसेना का विरोध करते, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का विरोध कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा एक विडंबनापूर्ण परिस्थिति दिख रही है। आपने एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बारे में बात की थी, बिल्कुल उन्होंने एक बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया, और जब उन्होंने सवाल उठाया तो यहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के लोग, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं, इनको जाने देना चाहिए अयोध्या। मेरा भी मानना है कि अयोध्या जाने पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी राज ठाकरे की यह बनती है कि अयोध्या जाने से पहले, रामलला के दरबार में मत्था टेकने से पहले आप सबसे पहले उत्तर भारतीय समाज से माफी मांगे, मुंबई में रहने वाले गरीब लोगों से माफी मांगे, उसके बाद अयोध्या जाइए, वरना राम का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन संजय निरुपम, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जरूरत है राज ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मानसिक दिवालियापन है। राज ठाकरे के पास अब कोई वोट नहीं रह गया। राज ठाकरे इतनी बार अपना रंग ढंग बदल चुके हैं कि लोगों के अंदर उनके प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। ऐसे में उस राज ठाकरे के चक्कर में अगर भारतीय जनता पार्टी पड़ती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी समस्या, और इस समस्या के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं रखनी है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे राज ठाकरे से जुड़ेंगे मुंबई का उत्तर भारतीय वर्ग, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी लाइक करने लगा है, उसको दिख रहा है कि भाई वहां पर यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की संयुक्त सरकार है, तो वो जो पूरा बिहार और यूपी के लोग जो आज भी राज ठाकरे की प्रताड़ना से कहीं ना कहीं आतंकित महसूस करते हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर नाराज होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यह इस नाराजगी की चिंता उनको नहीं है, उनका प्रश्न है, लेकिन मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फायदा नहीं। फिर भी मुझे लगता है शिवसेना का वोट काटने के दृष्टिकोण से वो राज ठाकरे को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को भी समझना पड़ेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना बर्दाश्त नहीं हो रही है आज, क्या वो भारतीय जनता पार्टी दूसरी शिवसेना खड़ी करेगी? चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि राज ठाकरे से, हाँ पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। हाँ ठीक है। हाँ, तीसरी बड़ी बात यह है प्रीति जी कि राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी का, उनकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, इस प्रकार की हवा में बातें उड़ती रहती है। इससे शायद मन से जो बहुत कमजोर हो गई है, उनके अंदर एक आशा की ज्योति जग जाती है कि अगर बीजेपी से अलायंस हो जाएगा तो हमारी कुछ सीटें आ जाएंगी, तो देखा हमारी युति होगी, अलायंस होगा। उसके कई बड़े बड़े नेता भी बोलते थे कि हाँ राज ठाकरे की पार्टी से हम अलायंस करेंगे। उसके बाद निकल के इनके सबसे बड़े नेता जो महाराष्ट्र के वो आते कि नहीं, ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ कि हमारा अलायंस है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे का दुरुपयोग कर रही है? ये राज ठाकरे को भी सोचना पड़ेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, ये तो बीजेपी और एमएनएस के बीच की बात हुई। अब देखिए, अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हो, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हो, इसको लेकर लगातार राजनीति गर्म है। इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा कहां पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे किसी के घर के सामने, मातोश्री के सामने या मुख्यमंत्री के घर के सामने या किसी के मस्जिद के सामने जाके मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, यह सर्वथा गलत है। बिल्कुल मंदिर में पढ़िए, अपने घर पे पढ़िए। मैं स्वयं हनुमान चालीसा का पढ़ने वाला व्यक्ति, लेकिन जिनको हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं मालूम, जिनको हनुमान चालीसा का महत्व नहीं मालूम है, वो महज राजनीतिक स्टंट करने के लिए अगर मुख्यमंत्री के घर के सामने जबरदस्ती एक चैलेंज करके, चुनौती दे करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेंगे, तो सरकार को और पुलिस को पूरा हक है कार्रवाई करने का। लेकिन हनुमान चालीसा अगर सरकारी आने वाले दिनों में एक पब्लिक रोड पर कहीं पे भी खड़े होकर अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है, अगर नवनीत राणा को वो कर लेने दिया जाता तो ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं, इसे बढ़ने दिया हाथ से ज्यादा। सबसे पहले तो रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ने की चीज नहीं,
दूसरी बात, आप कहेंगे भाई वो सड़क पर नमाज पढ़ते तो मैं रोड पे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। ठीक है साहब, अगर आप भी उस लेवल पे उतरना चाहते उतर जाइए, लेकिन सड़क पे पढ़ना और मातोश्री के दरवाजे पे आके मुख्यमंत्री के घर के सामने में आकर के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये दो अलग अलग बातें। चलिए ठीक है संजय निरुपम, वो जानबूझ के माहौल को तनावपूर्ण करने के लिए सब किया गया था। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।